सो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने परमेबिलिटी के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था। परमेबिलिटी की काफी सारी बातें की थी। परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है, डिस्चार्ज वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, स्ट्रेटिफाइड सॉइल का कंसेप्ट, और जाते जाते आखिर में वो एनआइसोट्रोपिक सॉइल की इक्विवेलेंट परमेबिलिटी वगैरह भी हमने कैलकुलेट करी थी। अब जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं थियरी में, उन चीजों को जरा क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड विल बी सॉल्विंग सम गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स। गेट में जो सवाल पूछे जा चुके हैं परमेबिलिटी के चैप्टर से, उन क्वेश्चंस को जरा हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के लिए, ओवरऑल पूरे क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 54 है, लेकिन आज इस लेक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है कि एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, कहीं ना कहीं ये चीज तो हमको पता है कि कांस्टेंट हेड टेस्ट क्या होता है। अ कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ सॉइल स्पेसिमेन, स्पेसिमेन बोले तो सैंपल है ना, ऑन अ सॉइल स्पेसिमेन अंडर अ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ 2.5। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोले तो भैया क्या, आई कितना दे रखा है 2.5। पहले तो हम सीधे सोल्यूशन पे नहीं भागना है हमको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। क्वेश्चन की एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है और हर लाइन में जो भी डेटा मुझे मिल रहा है उस डेटा को मैं पहले नोट डाउन करूंगा। यह एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को क्रैक करने का। हम पहली लाइन पढ़ने के बाद दिमाग चलाने लगे कि इसका आंसर कैसे निकालना है, ये नहीं करना हमको कभी भी। क्वेश्चन को एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ें और एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और उस लाइन में क्या चीजें दी गई हैं वो सारी चीजों को एक जगह पे नोट डाउन करके रखें। तो कांस्टेंट हेड टेस्ट मैंने एक सैंपल पे परफॉर्म किया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 2.5 का था। जिस सॉइल के ऊपर में मैंने ये टेस्ट परफॉर्म किया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 थी एंड द सैचुरेटेड वाटर कंटेंट, इसका मतलब क्या, याद करिए जरा पुरानी बातें। जब मैंने कांस्टेंट हेड टेस्ट और फॉलिंग हेड टेस्ट आपको पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बोली थी आपसे कि कांस्टेंट हेड टेस्ट हो या फिर फॉलिंग हेड टेस्ट हो, ये दोनों टेस्ट डार्सीज लॉ पे बेस्ड होते थे। अब थोड़ा सा और पीछे जाइए, जब हमने डार्सी का लॉ पढ़ा था तो डार्सी के लॉ के दो अजम्पशंस मैंने आपको बताए थे। सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होनी चाहिए और सॉइल के अंदर में होने वाला फ्लो लेमिनार होना चाहिए। तो इसलिए तो उन्होंने बोला कि सॉइल सैचुरेटेड है, क्योंकि आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, कांस्टेंट हेड टेस्ट, जो कि किस पे बेस्ड होता है, डार्सी लॉ पे बेस्ड होता है। और डार्सी क्या कहते थे कि सॉइल को सैचुरेटेड होना चाहिए, तो इन्होंने भी कहा सैचुरेटेड है। और इस सैचुरेटेड सॉइल का वाटर कंटेंट 20% है। सैचुरेटेड वाटर कंटेंट का मतलब है सॉइल सैचुरेटेड है और उसका वाटर कंटेंट 20% है, ठीक है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इज 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का। आपको बताना है सीपेज वेलोसिटी कितनी होगी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस। यू हैव टू कैलकुलेट द सीपेज वेलोसिटी ऑफ दिस सॉइल, ठीक है। अब इन डेटा को देख के सबसे पहले तो ये देखिए कि पूछा क्या गया है। तो आपने बोला सर पूछा तो हमसे सीपेज वेलोसिटी गया है। जैसे ही सीपेज वेलोसिटी का नाम आए वो रिलेशन याद करिएगा जो हमने रिलेशन डिराइव किया था। क्या था भैया वो रिलेशन? वो रिलेशन कहता था कि डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन सीपेज वेलोसिटी वाज इक्वल टू एन। क्यों? क्योंकि सॉइल सैचुरेटेड थी ना, तो सैचुरेटेड सॉइल वाला फॉर्मूला लेंगे, वीडी अपॉन वीएस इज इक्वल टू एन। मुझे वीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मुझे वीडी की वैल्यू और एन की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे निकलेगी वीडी की वैल्यू और वी एन की वैल्यू? तो अगर आपको बातें याद हो पुरानी, तो वीडी के इंटू आई के बराबर ही तो होता था। डार्सी लॉ में जो वेलोसिटी हमने निकाली थी v इज इक्वल टू के आई, उसी को तो मैंने डिस्चार्ज वेलोसिटी बोला था। तो वीडी तो मैं निकाल सकता हूं ना भैया, मेरे पास आई भी है के भी है। आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ आई एज वेल एज आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ के विथ मी। तो यहां से मैं वीडी कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू आई। निकाल लीजिए भैया, के की वैल्यू दे रखी है 0.1 इंटू आई की वैल्यू दे रखी है 2.5। ये वीडी मिल जाएगा आपको, तो 0.1 इंटू 2.5 बन जाता है 0.25 सेंटीमीटर
पर सेकेंड, क्योंकि आई तो यूनिटलेस है, तो जो यूनिट के की होगी वही यूनिट वीडी की मिलेगी मुझे। तो ये मेरे पास वीडी की वैल्यू आ गई। हालांकि ये मेरा आंसर नहीं है, मुझसे तो वीएस पूछा गया है, सीपेज वेलोसिटी पूछा गया था, मेरे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब कुछ भी करके अगर मैं मेरी सॉइल की पोरोसिटी कैलकुलेट कर लूं, ध्यान से सुनिएगा बात को, कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह लगा के अगर मैं इस सॉइल की पोरोसिटी कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मान रहे हैं इस बात को? पोरोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए? तो पोरोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए, आपको इतनी सारी चीजें दी गई हैं, जी, एस और डब्ल्यू। याद आया कुछ? बहुत समय पहले हम पढ़ा करते थे फेज रिलेशनशिप ऑफ द सॉइल, उसमें कुछ रिलेशनशिप हमने डिराइव किए थे। उसमें से एक रिलेशनशिप था जिसको मैंने कहा था ई एस बराबर डब्ल्यू जी। याद है कि नहीं भैया ये रिलेशन? क्योंकि देखिए एन निकालने का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, वॉइड रेशियो निकालने के फॉर्मूले हैं मेरे पास। मेरे पास एस की वैल्यू अवेलेबल है सवाल में, जी की वैल्यू अवेलेबल है सवाल में, डब्ल्यू की वैल्यू अवेलेबल है सवाल में। मैं इस फॉर्मूले से ई कैलकुलेट कर लूंगा और ई मिल गया तो पोरोसिटी तो मिल जाएगी मुझे। कैसे, जरा देखते हैं। उससे पहले यहां तक की बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? मुझे सवाल में बोल रहा था एक कांस्टेंट हेड टेस्ट मैंने परफॉर्म किया एक सॉइल के ऊपर में, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 2.5 था। जिस सॉइल के ऊपर में परफॉर्म किया उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 थी, सॉइल सैचुरेटेड थी और वाटर कंटेंट 20% था। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड की थी। तो मुझे सीपेज वेलोसिटी पूछा था। तो सबसे पहले तो भैया सीपेज वेलोसिटी पूछा है तो मैंने आंख मूंद के ये रिलेशनशिप यूज कर लिया, क्योंकि सॉइल सैचुरेटेड थी तो ये रिलेशनशिप यूज होगा। वीडी के लिए मुझे पता है कि जो डार्सी लॉ ने जो फॉर्मूला दिया था वेलोसिटी का, वो मुझे डिस्चार्ज वेलोसिटी दे देगा के इंटू आई से। के की वैल्यू मेरे पास है, आई की वैल्यू मेरे पास है, वीडी आ गया। एन निकालना है, एन निकाल लेते हैं। याद करिए भैया, रिलेशनशिप है ई एस बराबर डब्ल्यू जी के। तो मैंने यहां पर किया ई, सॉइल सैचुरेटेड थी तो एस की वैल्यू हो गई 1, वाटर कंटेंट 20% था तो हो गया 0.2 और जी की वैल्यू 2.65 दे रखी थी तो जी की वैल्यू हो गई 2.65। यहां से मेरे पास ई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई फ्रॉम हेयर। सो यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 2.65 एंड दैट इज इक्वल टू 0.53। ये ई आ गया मेरे पास, लेकिन ई से काम नहीं चलेगा, मुझे तो एन चाहिए था। और अगर आपको याद हो तो एन का फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था ई अपॉन 1 प्लस ई। ये वो बातें कर रहे हैं जो हम फेज रिलेशनशिप में पढ़ा करते थे। मैंने आपको उस दिन भी बोला था जब फेज रिलेशनशिप पढ़ते थे हम लोग, तो मैंने आपसे बोली थी ये बात, बहुत बार बोली थी कि फेज रिलेशनशिप में जो फॉर्मूले आप पढ़ रहे हैं, जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, ये पूरे सॉइल मैकेनिक्स में यूज में आने वाले हैं। इसीलिए फेज रिलेशनशिप चैप्टर सॉइल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। उस चैप्टर में पढ़ी गई बात पूरे सॉइल मैकेनिक्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको यूज में आनी है। चलिए, तो भैया ई मेरे पास था तो यहां से मैं एन निकाल लूंगा, दैट विल बी 0.53 अपॉन 1 प्लस 0.53, दैट इज 0.53 अपॉन 1.53। तो n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.53 अपॉन 1.53। तो n विल बी इक्वल टू 0.346। ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई भैया, बस काम खत्म मेरा। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना क्या था, सीपेज वेलोसिटी, और मैंने जो पढ़ा हुआ है, हमने जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन सीपेज वेलोसिटी होता था n के बराबर। डिस्चार्ज वेलोसिटी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, हाँ या ना बोलते चलेंगे। डिस्चार्ज वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया था k इंटू आई से, k की वैल्यू 0.1 थी, i की वैल्यू 2.5 थी, तो ये 0.25 आ गया था। बस खत्म हो गई कि नहीं कहानी? डाल दो वैल्यूज को। तो भैया vd की जगह पे डाला 0.25 अपॉन vs इज इक्वल टू n, दैट इज 0.346।
0.346। तो यहां से मेरे पास Vs आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 0.346 एंड नाउ द वैल्यू ऑफ Vs विल बी इक्वल टू 0.722 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज माय आंसर। क्या पूछा था, क्या था? राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस तक लिख देना 0.72, दैट विल बी योर आंसर। बोले भैया क्लियर? क्वेश्चन को पढ़ते समय हर लाइन पे ध्यान देना है, हर लाइन पे क्या डेटा दिया गया है उसको नोट डाउन करते चलना है आपको। जैसे ही आपके पास एक बार सारा डेटा एक जगह पे लिखा मिल जाएगा ना, आधा दिमाग तो आपका वहीं पे काम करना चालू कर देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है आपको। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन ये रहा। मुझसे सीपेज वेलोसिटी पूछा गया था, तो सीपेज वेलोसिटी मेरे पास आ गया है 0.72 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बराबर। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखेंगे ध्यान से। सवाल में बोल रहा है कि एक कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट मैंने परफॉर्म किया ऑन 2 सॉइल सैंपल्स S1 एंड S2। नाम दे दिए दोनों सैंपल को, एक सैंपल है S1, एक सैंपल है S2। ये 2 सैंपल के नाम हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द 2 सैंपल्स आर LS1 is to LS2। इतना उसमें मत जाइएगा, ये LS क्या है भाई? सैंपल 1 की हाइट या लेंथ एक ही चीज है, तो L इज द लेंथ, S1 इज द सैंपल। तो LS1 मतलब लेंथ ऑफ सैंपल 1 इज टू लेंथ ऑफ सैंपल 2 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। LS1 LS2 की जगह पे हम सीधा सिंपल सी, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए चीजों को, L1 अपॉन L2 लिख देते हैं इसको 1.5 के बराबर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द डायमीटर DS1 is to DS2, D is the diameter, S1 is the first sample, तो D1 is to D2 का रेशियो दे रखा है is 0.5 and the ratio of the constant head applied on the specimen is 2. The ratio of the head H1 is to H2 is equal to 2. If the discharge from both the specimen is equal, दोनों सैंपल से निकलने वाला डिस्चार्ज बराबर है, तो आपको बताना है इन दोनों सैंपल की परमेबिलिटी का रेशियो क्या होगा। You have to find out the ratio of the permeabilities of these 2 samples. कांस्टेंट हेड टेस्ट है, कांस्टेंट हेड टेस्ट से पूछ रहा है। याद करिएगा जरा, कांस्टेंट हेड टेस्ट में मैं जो फॉर्मूला लिखता था K इज इक्वल टू VL अपॉन T इंटू डेल्टा H इंटू A, ऐसे करके कुछ लिखता था, डिराइव भी किया था ये फॉर्मूला मैंने। द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कांस्टेंट हेड टेस्ट was given by K is equal to VL upon T into delta H into A। तो भैया मुझे निकालना क्या है, K1 और K2 का रेशो। तो मैंने लिखा K1 upon K2 will be equal to V1 L1 upon T1 delta H1 A1 डिवाइडेड बाय K2 की वैल्यू, तो मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं उल्टा करके, T2 डेल्टा H2 A2 अपॉन V2 L2। कोई दिक्कत? बोलते चलेंगे, क्लियर? आखिरी लाइन पढ़े जरा। इफ द डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ द स्पेसिमेन इज इक्वल, डिस्चार्ज बराबर है भैया, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम का रेशियो बराबर है दोनों के लिए। वॉल्यूम अपॉन टाइम ही तो डिस्चार्ज होता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब टाइम सेकेंड, मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड डिस्चार्ज बन जाता है। तो जरा एक काम कर दे, क्या काम करें, V1 से V2, T1 से T2 कैंसिल, क्योंकि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ठीक है। फिर कहानी तो आसान हो गई। तो मेरे पास बना K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा H1 इंटू A2 अपॉन
A1। बोले भैया, इज इट क्लियर? अब क्या बच्चा बताओ, आसान है ना? कैसे? L1 अपॉन L2 1.5, H1 अपॉन H2, इसको मैं डेल्टा H1 अपॉन डेल्टा H2 भी बोल सकता। भाई हेड डिफरेंस बोल रहा है ना। द रेशियो ऑफ द कांस्टेंट हेड अप्लाइड, जो पीजोमीटर लगाते थे हर सैंपल पे, दो पीजोमीटर, एक ऊपर एक नीचे, उन दोनों पीजोमीटर के बीच का जो लेवल डिफरेंस आता था उसी को तो डेल्टा H कहता था। वही तो है ये। तो डेल्टा H1 बाय डेल्टा H2 2 है, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा H1 1/2 बन जाएगा। बोलते चलेंगे भाई, डेल्टा H1 अपॉन डेल्टा H2 2 है, तो डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा H1 1/2 हो जाएगा। A2 बाय A1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, D2 का स्क्वायर बाय D1 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया जहां तक मुझे पता है होता है π/4 D स्क्वायर। π/4 से π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो A2 हो जाएगा D2 स्क्वायर और A1 हो जाएगा D1 स्क्वायर। D1 अपॉन D2 की वैल्यू दे रखी है, तो D2 अपॉन D1 की वैल्यू भी आ जाएगी। बोलो भैया, तो बस खत्म। ये हुआ 1.5, बोले तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू D1 अपॉन D2 1/2 है, तो D2 अपॉन D1 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? ये बन गया 3/2 इंटू 1/2 इंटू 4। तो भैया 4 से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 3। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ये जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 3। खत्म। बोलो भैया, क्या दिक्कत थी इस सवाल में? बस ये अगर याद नहीं है तो दिक्कत है। मैंने बोला ही था कि फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया, रेशो निकाला। क्योंकि डिस्चार्ज सेम था दोनों केसेस में, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम को मैंने कैंसल आउट कर दिया दोनों से, क्योंकि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 था, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा L1 अपॉन L2 इंटू डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा H1 इंटू A2 अपॉन A1। वैल्यूज पुटअप करी, आंसर निकाला, आंसर आ गया 3 के बराबर। खत्म हो गया सवाल। 2 नंबर का सवाल था गेट का। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप कि ये सवाल क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन एंडेड स्टील बैरल ऑफ 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर डायमीटर। अब ये सवाल आप बोलोगे सर ये बैरल वगैरह क्या है, तो ये समझ लेना ये हॉलो सिलेंडर है एक, ठीक है? बैरल बोले तो हॉलो सिलेंडर। इसकी हाइट है 1 मीटर की और इसका डायमीटर भी है 1 मीटर का, ठीक है? इस फिल्ड विथ अ सैचुरेटेड फाइन सैंड, इस बैरल को फिल कर दिया गया था सैंड से। ये सैंड डाल दी मैंने, पानी नहीं है, सैंड है ये, है ना? सैचुरेटेड सैंड है ये। और इस सैंड की परमेबिलिटी दे रखी है आपको। द परमेबिलिटी ऑफ दिस सैंड इज 10-2 नहीं है, ये 10⁻⁻² है। ये जो 10-2 आपको दिख रहा है, दिस इज 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। द बैरल स्टैंड्स ऑन अ सैचुरेटेड बेड ऑफ ग्रेवल। ये जो बैरल आपको दिख रहा है यहां पे, ये जो बैरल आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक चीज है ना। ये 1 मीटर का डायमीटर भी था, और ये जो बैरल है किसके ऊपर रखा हुआ है? ग्रेवल के बेड के ऊपर। ये ग्रेवल बना देते हैं यहां पे, ये ग्रेवल का बेड है। इस ग्रेवल के बेड के ऊपर में ये एक हॉलो सिलेंडर रखा हुआ था, और इस हॉलो सिलेंडर में जो सैंड भरी हुई थी वो सैंड फुल्ली सैचुरेटेड थी। लिखा हुआ है अ ओपन एंडेड स्टील बैरल ऑफ हाइट 1 मीटर एंड डायमीटर 1 मीटर इज फिल्ड विथ अ सैचुरेटेड फाइन सैंड। इस डब्बे में सैचुरेटेड सैंड भर दी गई थी। ओपन एंडेड है मतलब ऊपर नीचे दोनों से खुला हुआ है। द बैरल स्टैंड्स ऑन अ सैचुरेटेड बेड ऑफ द ग्रेवल। ये ग्रेवल के बेड के ऊपर में ये बैरल रखा हुआ था। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द वाटर लेवल इन द बैरल टू ड्रॉप बाय 0.75 मीटर। समझिएगा, ये सैंड सैचुरेटेड थी। दिस इज योर सैचुरेटेड सैंड, मतलब इसके अंदर में पानी था और इसके नीचे में ग्रेवल था। ग्रेवल की परमेबिलिटी अच्छी होती है,
ये ग्रेवल इस सैंड के पानी को खींचेगा अपने पास। तो आपको बताना है 0.75 मीटर लेवल नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, ये तो पूछ रहा है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द वाटर लेवल इन द बैरल टू ड्रॉप बाय 0.75 मीटर। 0.75 मीटर से नीचे चला गया है। शब्द पे गौर करिएगा, ड्रॉप बाय लिखा हुआ है। 0.75 मीटर से नीचे चला गया है। तो 0.75 मीटर पानी उतर चुका है, यहां से इतना पानी जा चुका है। कहां से गया है ये पानी? इस सैंड के अंदर से। भाई सैंड से ही तो पानी निकलेगा, सैंड से ही तो ये पानी निकलेगा, और पानी निकल के कहां जा रहा है? इस ग्रेवल में जा रहा है। बोलिएगा, यही हो रहा है। तो जब ये पानी सैंड से नीचे उतर रहा है तो सैंड की परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सैंड की परमेबिलिटी मुझे दे रखी है 10⁻² मीटर पर सेकेंड की। दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द सैंड। इस पानी को जाना है कितना नीचे? 0.75 मीटर लिखा हुआ है सवाल में। 0.75 मीटर नीचे जाने में इस पानी को कितना समय लगेगा? 1 मीटर का डायमीटर है, 1 मीटर की लेंथ है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो परमेबिलिटी है, ये जो परमेबिलिटी है, यूनिट देखिएगा मीटर पर सेकेंड की है। मैं क्लास 5वीं में एक फॉर्मूला पढ़ा करता था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई सैंड से पानी निकल रहा है ना, सैंड की परमेबिलिटी ये है। क्या मैं बोल सकता हूं इतनी वेलोसिटी से निकल रहा होगा पानी? तो वेलोसिटी कितना है? 10⁻²। पानी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 0.75 मीटर का। कितने टाइम में ट्रेवल करना है? तो टाइम यहां पर आ जाएगा 0.75 अपॉन 10⁻²। 10⁻² ऊपर जाएगा तो यहां मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 75 सेकेंड्स। बी ऑप्शन। सीधा सिंपल सा सवाल, बताओ क्या था इसमें? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाना था। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं।